वेलकम टू एबी स्टडीज़। एबी स्टडीज़ में आपका स्वागत है। हमारी हिस्ट्री की सीरीज़ में जो हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू की थी और वैदिक धर्म, ऋग वैदिक पीरियड, बौद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्यन एम्पायर, पोस्ट मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, सभी को डिटेल में कवर करते हुए जो इस सीरीज़ में हम आगे बढ़ रहे थे, उसमें आज हम पढ़ेंगे ट्राई पार्टी स्ट्रगल के बारे में। ये जो है वो हमारा एंशियंट हिस्ट्री का ये आखिरी टॉपिक है। इसके बाद जो है हमारी एंशियंट हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी और हम फिर मिडेवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे एंशियंट हिस्ट्री के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है और साथ ही आई बटन में भी डाल दिया गया है। आप लोग जाके उन वीडियोस को जरूर देख ले, उसमें हमने एंशियंट हिस्ट्री के हर एक टॉपिक को काफ़ी डिटेल में कवर किया है। तो देखिए, अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं वो हमने पढ़ा था 2500 BC सिंधु घाटी सभ्यता, 1500 से 1000 BC ऋग्वैदिक सभ्यता, 1000 से 600 BC पोस्ट वैदिक या फिर लेटर वैदिक पीरियड। और उसके बाद जो है हमने पढ़ा था बौद्धिज्म और जैनिज्म। फिर उसके बाद आए थे मौर्यन शासनकाल, जहाँ हमने देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे ग्रीक कमांडर जो भी अलेक्जेंडर जिनको छोड़ के गए थे उनसे युद्ध की, उनको गद्दी से हटा दिया, उनका रास्ता साफ करके मगध में मौर्यन डायनेस्टी की स्थापना की, धनानंद को उन्होंने हराया। और मौर्य डायनेस्टी जो चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू हुई थी, कैसे सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में उसको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, अनेक अनेक एक्सपेंशन किए, कई राज्यों को जीता। और अंतिम में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ के साथ उनके जो है मौर्य वंश के शासनकाल का सूरज जो है वो अस्त होता है और शुंग डायनेस्टी के पुष्यमित्र शुंग जो है वो मगध की गद्दी पर बैठते हैं। पुष्यमित्र शुंग के बाद शक वंश आता है, उसके बाद जो है हर्षवर्धन का शासनकाल हमने देखा। हर्षवर्धन के शासनकाल से पहले गुप्ता डायनेस्टी के बारे में हमने पढ़ा। गुप्ता डायनेस्टी के बाद पुलकेशिन जो थे राजा दक्षिण के, उनके बारे में हमने पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग अब तक डिटेल में कवर कर चुके हैं। अब इस वीडियो में जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे त्राई पार्टी स्ट्रगल के बारे में, यानी कि त्रिपक्षीय संघर्ष। देखिए, जब हर्षवर्धन का शासनकाल खत्म होता है, पोस्ट गुप्ता पीरियड जो है वो जब खत्म होता है, तो उसके बाद जो है भारत में जो है तीन जो शासन वंश थे, जो तीन प्रमुख शासक वंश थे, गुज्जर प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट जो कि दक्षिण के थे, इन तीनों के बीच में एक स्थान को लेकर के युद्ध होती है जो कि थी कन्नौज। कन्नौज उस समय काफ़ी पवित्र या फिर बोला जाए काफ़ी वैल्यूएबल सिटी थी। और ऐसा था कि जिसका भी शासन कन्नौज पर होता वो सबसे महान राजा होता, इसलिए जो है इन तीनों के बीच में जो है कन्नौज के लिए लड़ाई होती है, जिसको हमने त्रिपक्षीय संघर्ष का नाम दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जो कि है हमारा हिस्ट्री लेक्चर 3 ट्राई पार्टी स्ट्रगल। देखिए, ट्राई पार्टी स्ट्रगल जो है वो तीन शासन वंश के बीच में हुआ था। पहले थे प्रतिहार एम्पायर या फिर गुज्जर प्रतिहार एम्पायर जो कि हमारे वेस्टर्न एरिया के थे। फिर पाल एम्पायर जो कि हमारे साउथ सॉरी जो कि हमारे ईस्टर्न एरिया के थे, यानी कि जो बंगाल वाला क्षेत्र है वो था पाल वंश का शासन करने का इलाका था। इसके बाद राष्ट्रकूट जो है, राष्ट्रकूट हमारे दक्षिण के थे, दक्षिण के शासन वंश जो थे राष्ट्रकूट थे। और इन तीनों की जो है तीनों के बीच में युद्ध होती है कन्नौज को लेकर, कन्नौज को जीतने के लिए। तो देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष जो है वो 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में हमें देखने को मिलता है, जिसके जो ट्रेसेस है वो उससे हमें पता चला है कि ये 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में हुए थे। और ये जो संघर्ष या फिर जो स्ट्रगल था तीनों वंशों के बीच में, वो था गंगा नदी के दोआब वाले क्षेत्र में मिलने वाले खनिज और सिटी ऑफ कन्नौज, कन्नौज शहर के ऊपर अपने आधिपत्य को स्थापित करने के लिए। देखिए, तीन डायनेस्टी जो आपस में लड़ रहे थे वो थे गुज्जर प्रतिहार जो कि मालवा के राजा का वंश था। इसके अलावा पाल डायनेस्टी जो कि बंगाल से ताल्लुकात रखते थे, और राष्ट्रकूट जो कि दक्षिण के राजा हुआ करते थे। तो इन तीनों के बीच में जो है भयंकर युद्ध होता है कन्नौज के लिए। देखिए, ये मैप है। इस मैप में आप देख सकते हैं ये जो नीचे वाला भाग है ये है राष्ट्रकूट का, ये हरा वाला जो मैप है ये है गुज्जर प्रतिहार, और ये जो है पर्पल ये है पाल वंश। तो जब भी युद्ध होता है जो जीतता है वो यहाँ कन्नौज पर उस समय उसका शासन होता है, फिर अगला आता है उससे लड़ता है, वो जीत जाता है तो उसका हो जाता है। इस मैप के द्वारा यही पता चलता है। मेनली जो हमको जानना है वो जानना है गुज्जर प्रतिहार वेस्ट से आए थे, ईस्ट से थे पाल वंश और साउथ के थे राष्ट्रकूट।
देखिए, गुर्जर प्रतिहार के बारे में कुछ बातें जानते हैं। गुर्जर प्रतिहार की वंश की जो स्थापना है वो हरिश्चंद्र के द्वारा की गई थी। और लेकिन हरिश्चंद्र के द्वारा इसकी स्थापना तो की गई थी, लेकिन इसके जो पहले राजा, जो पहले महत्वपूर्ण राजा हैं जिनके बारे में जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है नागभट्ट वन। हरिश्चंद्र के बारे में बस इतना ही पूछा जाएगा अगर क्वेश्चन आता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना जो है वो किसने की थी, तब जो है आपको हरिश्चंद्र ऑप्शन में आएगा तो मार देना है, वरना उससे प्रश्न नहीं आता है। लेकिन नागभट्ट वन जो थे, उन्होंने उज्जैन को अपनी कैपिटल बनाई थी। उनकी राजधानी जो है वो उज्जैन थी। अब नागभट्ट प्रथम जो है वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में गुज्जर प्रतिहार कम्युनिटी जो है या फिर वंश जो है प्रतिहार वंश, उसका विकास होना शुरू हुआ था। वो अपनी डेवलपमेंट फेज जो है वो इन्हीं के शासन काल में थी। इन्होंने जो है नागभट्ट प्रथम ने जुनैद जो कि अरब के कमांडर हुआ करते थे उनको युद्ध में हराया था। उन्होंने जो है नागभट्ट वन के राज्य पर आक्रमण किया था, तो इन्होंने उनको सक्सेसफुली डिफीट किया था और अपने राज्य की रक्षा की थी। नागभट्ट प्रथम के बाद जो दूसरे महत्वपूर्ण राजा है प्रतिहार वंश के, वो है नागभट्ट द्वितीय। ये जो है ये सबसे महत्वपूर्ण राजा थे प्रतिहार वंश के, क्योंकि इनको जो है वास्तविक संस्थापक कहा जाता है गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का, क्योंकि इन्होंने ही जो है वो उज्जैन से राजधानी को बदलकर कन्नौज शिफ्ट कर दिया था। अब कन्नौज जो है, इसी के पीछे सारा खेल है ट्राई पार्टी या फिर त्रिपक्षीय संघर्ष का, क्योंकि इसी के लिए तीनों के बीच में युद्ध हो रहे थे। तो नागभट्ट वन जो है, इन्होंने ही कन्नौज में अपनी जो है राजधानी को स्थापित किया था। नागभट्ट द्वितीय के बाद आते हैं मिहिर भोज। मिहिर भोज भोज जो है उनको प्रभास का टाइटल दिया गया था या फिर प्रभास की उपाधि दी गई थी। ये जो थे ये विष्णु के भक्त थे, विष्णु की उपासना किया करते थे। और मिहिर भोज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहले राजा थे जिन्होंने प्रतिहार वंश की तरफ से सिक्के जारी किए थे, जिनका नाम इसने आदि वरह रखा था। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आदि वरह जो है सिक्के किसने जारी किए थे, तो ऑप्शन मिहिर भोज। मिहिर भोज के बाद जो अगले महत्वपूर्ण राजा है वो है महेंद्रपाल। महेंद्रपाल जो है वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि इनके शासनकाल में जो इनके कोर्ट पोएट थे, राज दरबार के जो इनके कवि थे, वो थे राजशेखर। और राजशेखर ने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें से एक है कारपुर मंजरी और दूसरी है वित्सला भंजिका। तो वित्सला भंजिका जो है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है, और कारपुर मंजरी जो है वो प्राकृत भाषा में लिखी गई एक नाटक है। महेंद्रपाल के बाद जो है अंतिम शासन, जो अंतिम शासक थे गुज्जर प्रतिहार वंश के, वो थे यशपाल। यशपाल के बाद जो है गुज्जर प्रतिहार वंश का जो है डिक्लाइनेशन हो जाता है और वो सत्ता से हट जाती है। देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश की जो क्रोनोलॉजी है वो हम देख लेते हैं। हरिश्चंद्र संस्थापक, नागभट्टा महत्वपूर्ण राजा, उसके बाद वत्स राज गद्दी पर बैठे थे, लेकिन ये उतने हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है इसलिए हमने इनको कवर नहीं किया। रियल फाउंडर नागभट्टा, महिपाल इम्पोर्टेंट, महेंद्रपाल ये भी इम्पोर्टेंट, मिहिर भोज, ये सारे जो है महत्वपूर्ण राजा हैं गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के। इसके बाद जो है पाल डायनेस्टी का वर्चस्व बढ़ता है और वो खबरों में आ जाती है और कन्नौज पर उनका शासन हो जाता है। देखिए, पाल डायनेस्टी जो है उसके फाउंडर जो है या संस्थापक वो गोपाल कहते हैं। पाल डायनेस्टी जो है वो हमारे वर्तमान में जो वेस्ट बंगाल कोलकाता वाला क्षेत्र है वहाँ से बिलोंग्स करते थे, और ये बंगाल के राजा थे। लेकिन पाल डायनेस्टी के जो पहले महत्वपूर्ण राजा हैं, जिनके बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ द पाल डायनेस्टी वाज धर्मपाल। धर्मपाल इसीलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली तो इन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में योगदान दिया था, उसमें इन्होंने लड़ाई की थी और कन्नौज पर विजय हासिल करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी। देखिए, कन्नौज जिसके पीछे सारा खेल था, जिसके लिए लड़ाइयाँ हो रही थी, युद्ध हो रहे थे, तीनों वंश एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे, उसको जो है इन्होंने जीत लिया था। तो ये तो ऐसे ही हो गए महत्वपूर्ण हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इसके साथ साथ धर्मपाल ही जो थे उन्होंने विक्रमशिला विहार की स्थापना की थी, जिसको आगे चल के विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया गया था। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन, ये क्वेश्चन जो है कई एग्जामों में लगातार पूछे जाते हैं, चाहे आप एसएससी का दे रहे हो या आरआरबी एनटीपीसी दे दीजिए या फिर आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम दीजिए, ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने मिलेगा किसी न किसी एग्जाम में। तो विक्रमशिला की जो संस्थापक थे यूनिवर्सिटी के, वो थे धर्मपाल। इसके अलावा धर्मपाल ने सोनपुर विहार की भी
स्थापना की थी, जो कि बिहार राज्य में है। और ये जो है वर्तमान में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी लिस्टेड है। धर्मपाल जो है ये कला और संस्कृति को काफी बढ़ावा दिया करते थे। इनके शासनकाल में शिक्षा, संस्कृति, कला इस क्षेत्र में काफी इन्होंने दान दिए थे। इसको बढ़ावा देने के लिए काफी प्रयास किए थे। तो इसी जो है इन्हीं सबके अंतर्गत धर्मपाल ने जो है 200 गांव, 200 विलेज जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय को दान में दे दिए थे, ताकि वो अपनी जो है यूनिवर्सिटी का एक्सपेंशन कर सके और यूनिवर्सिटी को और बड़ा बना सके, जिससे शिक्षा की जो है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाई जा सके और उसमें नई नई रिसर्च भी हो सके। तो ये थी कुछ बातें धर्मपाल के बाद में। धर्मपाल के बाद जो है रामपाल, ये बनते हैं पाल वंश के राजा। रामपाल जो है इनके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें, जो याद रखने योग्य बातें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है कि संध्याकार नंदी जो है जिन्होंने रामचरित की स्थापना की थी, वो इनके कोर्ट पोएट थे। इसके बाद जो है रामपाल के शासनकाल जब भी खत्म होता है तो उसके बाद देवपाल जो है वो गद्दी पर बैठते हैं। और देवपाल जो है ये पाल डायनेस्टी में बहुत ही महत्वपूर्ण राजा है, क्योंकि ये जो है धर्मपाल के बाद जिन्होंने सबसे ज्यादा एक्सपेंशन किया था पाल डायनेस्टी का, वो थे देवपाल। देखिए मैप में हम लोग देखते हैं, ये पाल डायनेस्टी स्टार्टिंग फेज में, और धर्मपाल ने जो है ये सारा जो इलाका है ये जीत लिया था। और देवपाल ने उसके बाद ये वाला जो भाग है इस मैप में देखिए, धर्मपाल ने जीता था यहाँ तक। इसके बाद जो ये नीचे का सारा क्षेत्र है, ये राजपूत डायनेस्टी का, ये सब जो है ये देवपाल द्वारा जीता गया था, या फिर उन्होंने इस पर विजय प्राप्त की थी। तो इन दोनों राजाओं ने पाल वंश में जो है सब सर्वाधिक एक्सपेंशन किया। देवपाल जो है वो 810 एडी तक जो है शासन करते हैं, और उसके बाद जो है राष्ट्रकूट डायनेस्टी जो है वो सत्ता में आ जाती है। राष्ट्रकूट डायनेस्टी जो है वो महाराष्ट्र वाले जो भाग है हमारा वर्तमान का, वहां पर उनका शासन हुआ करता था, और उनकी जो राजधानी है वो मानेखेत थी। इसके अलावा जो है राष्ट्रकूट डायनेस्टी के जो महत्वपूर्ण सबसे इम्पोर्टेंट राजा हैं, वो दो राजाओं के बारे में हमें पढ़ना अत्यंत ज़रूरी है, और वो जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण या फिर इम्पोर्टेंट है वो है ध्रुव और गोविंदा थ्री। ध्रुवा जो है वो पहला ऐसा साउथ इंडियन किंग था जिसने किसी नॉर्थ इंडियन किंग को हराया था। दक्षिण का पहला राजा था जिसने किसी उत्तर के राजा को हराया था। और गोविंदा थ्री जो है या फिर गोविंदा तृतीय, वो इसलिए महत्वपूर्ण राजा है क्योंकि उन्होंने नागभट्टा टू को हराया था, और कन्नौज पर जो है राष्ट्रकूट वंश का जो है आधिपत्य स्थापित किया था। और गंगा दोआब के जो इलाके थे जो रिच इन मिनरल्स थे, खनिज लवण आदि, आयरन और इन सब की जहाँ पे प्रचुर मात्रा में भंडार थे, उसको भी अपने अधीन मिला लिया था। तो देखिए इसके अलावा जो गोविंदा थ्री थे, इन्होंने कन्नौज को तो जीता ही, गंगा दोआब वाले क्षेत्र को अपने अधीन मिलाया ही। इसके अलावा अजंता और एलोरा जो केव है वो भी इनके शासनकाल में बनाई गई थी। देखिए एलोरा केव्स जो है उसमें 37 गुफाएं हैं, जो कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदुइज्म, ये तीनों को जो है समर्पित है। इन तीनों के बारे में, इन तीनों के स्क्रिप्चर्स या फिर इनके बारे में जो रिसर्च हुए थे उस समय, इनकी जो है हमें जानकारी मिलती है। इनकी जो टीचिंग्स है उन सबको एलोरा की गुफाओं में दिखाया गया। और अजंता की जो गुफाएं हैं उनके बारे में देखिए ऐसा है कि एलोरा की गुफाएं तो बनाई गई थी गोविंदा थ्री के द्वारा, लेकिन अजंता की गुफाएं जो हैं वो किन्हीं एक राजा के द्वारा नहीं बनाई गई है, विभिन्न विभिन्न वंशों के राजाओं ने उसमें जो है अपना योगदान दिया है। और अजंता की जो गुफा है वो प्रमुख रूप से बौद्ध धर्म को समर्पित है। एलोरा की जो गुफाएं हैं वो तीनों धर्म के वहाँ पर मिलते हैं। टीचिंग्स तीनों धर्म के बारे में बताया गया है, यानी कि बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और जैनिज्म तीनों को दर्शाया गया। लेकिन अजंता की गुफाएं जो है वो केवल बौद्ध धर्म को समर्पित है। इसके अलावा जो है गोविंदा थ्री ने या फिर गोविंदा तृतीय ने कैलाशनाथ टेम्पल का भी निर्माण करवाया था। और ईरान के रहने वाले जो पर्सियंस थे, यानी कि फारस के जो फारसी थे, उनको जब ईरान से मुस्लिम इन्वेजन के बाद में भगा दिया गया या फिर उनको विस्थापित कर दिया गया, तो भारत में राष्ट्रकूट डायनेस्टी ही थी जिन्होंने उनको शरण दी थी और रहने के लिए जगह दिया था। तो इस वीडियो में हमने देखा
कि कैसे त्रिपक्षीय संघर्ष में तीन जो भारत के तीन प्रमुख जो वंश थे उन्होंने आपस में युद्ध किए और अपना जो है अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दर्शाने के लिए कन्नौज पर विजय हासिल करना उनकी जो है प्राथमिकता थी। और बारी बारी से जो है तीनों वंशों ने कन्नौज पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। अब जो है हम इसी टॉपिक पर आधारित कुछ एमसीक्यूज देखेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारा पहला प्रश्न है, हु वाज द फाउंडर ऑफ गुज्जर प्रतिहार? गुज्जर प्रतिहार जो थे उनके संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन ए है हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी नागभट्टा, ऑप्शन सी मिहिर भोज या ऑप्शन डी धर्मपाल। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र जो है वो गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक, नागभट्ट महत्वपूर्ण राजा, मिहिर भोज भी गुर्जर प्रतिहार के राजा और धर्मपाल जो है ये पाल वंश के राजा थे जिन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना कराई थी। अगला प्रश्न है, द कैपिटल ऑफ नागभट्ट फर्स्ट वास? नागभट्ट प्रथम की जो है राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी अवंती, ऑप्शन सी नालंदा या ऑप्शन डी तक्षशिला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उज्जैन। उज्जैन जो है वो नागभट्ट प्रथम की राजधानी थी। अवंती जो है ये 16 महाजनपदों में से एक जनपद था जो कि हमें लेटर वैदिक पीरियड में देखने को मिलती थी। नालंदा जो है ये बिहार में स्थित है, यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय है। और तक्षशिला जो है इस जगह पर तक्षशिला विश्वविद्यालय हुआ करता था जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है, विच गुज्जर किंग मेड कन्नौज एज हिज कैपिटल? किस गुज्जर राजा ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था? इसका जो है सही ऑप्शन है हमारे पास वो है ए धर्मपाल, बी नागभट्ट, सी नागभट्ट द्वितीय या डी मिहिर भोज। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा सी नागभट्ट। नागभट्ट जो है उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी। उसके पहले नागभट्ट प्रथम के शासनकाल में उज्जैन जो है वो राजधानी हुआ करती थी गुज्जर वंश की। और धर्मपाल जो है जिन्होंने विक्रमशिला की स्थापना कराई थी और पाल वंश के काफी महत्वपूर्ण राजा थे। अगला प्रश्न है, राजशेखर वाज द कोर्ट पोएट ऑफ? राजशेखर जो है किसके कोर्ट पोएट थे या दरबारी कवि थे? ऑप्शन है ए महेंद्रपाल, बी धर्मपाल, सी गोपाल या डी यशपाल। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा बी ए महेंद्रपाल। महेंद्रपाल के जो है कोर्ट पोएट वो थे राजशेखर। इसके अलावा राजशेखर ने दो महत्वपूर्ण पुस्तकें भी लिखी थी। और धर्मपाल जो है ये पाल डायनेस्टी के राजा, गोपाल पाल डायनेस्टी के संस्थापक और यशपाल जो है ये गुज्जर प्रतिहार वंश के अंतिम शासक थे। अगला प्रश्न है, हु वाज द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन थे? इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ए धर्मपाल। धर्मपाल जो कि पाल वंश के सबसे महत्वपूर्ण राजा थे उन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। इसके साथ ही धर्मपाल ने कन्नौज पर विजय हासिल की थी और अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था। गोपाल पाल वंश के संस्थापक थे और यशपाल जो है वो गुज्जर प्रतिहार वंश के अंतिम राजा थे। अगला प्रश्न है, रामचरिता वॉज क्रिएटेड बाय होम? रामचरिता किसके द्वारा लिखी गई थी या रामचरिता की रचना किसके द्वारा की गई थी? इस प्रश्न के जो ऑप्शंस है हमारे पास वो है ए संध्याकार नंदी, बी राजशेखर नंदी, सी देवपाल या डी धर्मपाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए संध्याकार नंदी। संध्याकार नंदी द्वारा रामचरिता की स्थापना की गई थी और ये महेंद्रपाल के दरबारी कवि थे। राजशेखर जो है वो भी कोर्ट पोएट थे जब गुज्जर प्रतिहार वंश का शासनकाल था उस वक्त। देवपाल जो है पाल वंश के राजा थे। अगला प्रश्न है, विच राष्ट्रकूट किंग डिफीटेड नागभट्टा सेकेंड एंड मेड कन्नौज एज हिज कैपिटल? किस राष्ट्रकूट राजा ने नागभट्टा द्वितीय को हराकर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी? तो इस प्रश्न के जो हमारे ऑप्शंस है वो हैं ए ध्रुव, बी गोविंदा 3, सी गोविंदा 2 या डी गोविंदा 1। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा बी गोविंदा 3। गोविंदा 3 जो थे इन्होंने ही नागभट्टा को हराकर राष्ट्रकूट डायनेस्टी को कन्नौज के सिंहासन पर बैठाया था। इसके अलावा गोविंदा 3 ने काफी महत्वपूर्ण काम किया। इन्होंने कैलाशनाथ टेम्पल की भी रचना करवाई थी और इन्हीं के शासन काल में जब ईरान से पर्शियंस को भगा दिया गया था मुस्लिम इन्वेजर
इन्वेडर के द्वारा उनको अपने ही घर से निकाल दिया गया था, तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने ही पर्सियंस को भारत में शरण दी थी। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी केव्स आर इन एलोरा केव्स? एलोरा गुफा में कुल कितनी गुफाएं हैं, या फिर नंबर ऑफ केव्स इन एलोरा केव्स क्या है? ऑप्शन ए है 36, ऑप्शन बी है 37, ऑप्शन सी है 39, या ऑप्शन डी 38। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 37। एलोरा केव जो है उनमें कुल 37 गुफाएं हैं, और ये 37 की 37 गुफाएं बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और जैनिज्म को समर्पित है। अगला प्रश्न है, विच डायनेस्टी प्रोवाइड द शेल्टर टू माइग्रेटेड पर्सियस इन इंडिया? विस्थापित फारसियों को किस डायनेस्टी ने भारत में शरण दी थी? ऑप्शन ए है चोला, ऑप्शन बी है राष्ट्रकूट, ऑप्शन सी पाल, या ऑप्शन डी गुज्जर प्रतिहार। तो इस प्रश्न के जो है सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने ही पारसियों को भारत में शरण दी थी। अगला प्रश्न है, एलोरा केव्स आर एसोसिएटेड विथ विच रिलीजियन? एलोरा केव्स जो हैं वो किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए है हिंदुइज्म, ऑप्शन बी है बुद्धिज्म, या ऑप्शन डी है जैनिज्म, या फिर ऑल ऑफ दी अबोव। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव। एलोरा केव्स जो है वो इन तीनों धर्म को समर्पित है। तो इस वीडियो में जो है हमने पढ़ा त्रिपक्षीय संवाद के बारे में, कि किन किन तीन वंशों के बीच में त्रिपक्षीय स्ट्रगल था, और कैसे उन्होंने एक दूसरे से युद्ध किया, और कब बारी बारी किसने किसको हराकर कन्नौज पर अपना जो है शासन स्थापित किया था। तो इस वीडियो के साथ ही हमारा आज एंशियंट हिस्ट्री जो टॉपिक था वो खत्म होता है। अब इसके बाद जो है वो हमारे पास जो है मिडिवल हिस्ट्री शुरू की जाएगी, और हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन व्हाट एवर वी हैव लर्न टिल नाउ। पहले जो है 2500 बीसी सिंधु घाटी सभ्यता का उदय, 1750 सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त, 1500 से 1000 बीसी ऋग्वैदिक पीरियड, 1000 बीसी से 600 बीसी लेटर वैदिक पीरियड, 600 बीसी के बाद जो है कालांतर का युग, एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें हमने देखा था कि कि कैसे सिंधु घाटी सभ्यता के उदय के बाद सिंधु घाटी सभ्यता बर्बाद हुई, खत्म हो गई, कैसे हुई, क्यों हुई, कहाँ हुई, किसी को नहीं पता चला। उसके बाद ऋग वैदिक का उदय हुआ। ऋग वैदिक के उदय होने के साथ ही साथ वेद व्यास ने वेदों की रचना की, ऋग्वेद के बारे में लिखा। उसके बाद जो है ऋग्वैदिक पीरियड के बाद लेटर वैदिक पीरियड आया, जहाँ पर जनों के पैर यानी कि जनता जनता चलते चलते जहाँ पर भी ईस्टर्न एरिया में आके रुक गई, उनके पद जहाँ पर भी पड़े वहाँ पर महाजनपद बन गए। कुल मिलाकर 16 महाजनपद की रचना हुई थी, जिनमें से मगध, अवंती, कुरु ये कुछ प्रमुख थे, और मगध जो था वो सबसे प्रमुख हो गया था और सबसे महान शक्तिशाली। उसने बाकी के 15 जनपद को अपने अधीन में मिला लिया था अशोक के शासन काल में। तो महाजनपद बने। महाजनपद के बाद हमने देखा बुद्धिज्म और जैनिज्म में कैसे बुद्ध और जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, जिन्होंने लोगों को स्पिरिचुअल और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग बताए और कैसे जीवन जीना चाहिए, ये टीचिंग्स दी। उसके बाद 1600 एडी के बाद ही हमने देखा 326 बीसी में कैसे अलेक्जेंडर भारत में आता है। अलेक्जेंडर भारत में आता है, झेलम नदी के किनारे पोरस से उसकी लड़ाई होती है। उसी वक्त मौर्य शासन व्यवस्था जो है उसको गद्दी पर बैठाने के लिए या फिर मौर्य वंश की स्थापना के लिए चाणक्य कैसे तक्षशिला विश्वविद्यालय में चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा प्रक्रिया को करवाते हैं और उनको निपुण बनाते हैं राजा बनने के लिए। अलेक्जेंडर के जाने के बाद उनके जो हैं कमांडर वो भारत में रह जाते हैं उनके गवर्नर के तौर पे, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जो है उन सभी को हरा देते हैं और नंद वंश के राजा धनानंद को हटाकर मगध की गद्दी पर 356 बीसी में जो है मगध की गद्दी पर वो मौर्य शासन का या मौर्यन एम्पायर की स्थापना करते हैं। मौर्यन एम्पायर में उनके बेटे होते हैं बिंदुसार। बिंदुसार के बाद बिंदुसार के बेटे अशोक जो है वो गद्दी पर बैठते हैं। अशोक, जिनको चंड अशोक, देव नाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता था, जिसका मतलब होता है कि देवों को प्रिय। उन्होंने कैसे विकराल रूप धारण करके लगभग आधे एशिया को जीत लिया, लेकिन जब कलिंग युद्ध हुआ तो कलिंग युद्ध में जो है उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो शस्त्र त्याग करके बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, और उसके बाद उन्होंने जो है कभी हथियार नहीं उठाया। उसके साथ ही हमने देखा था कि अशोक ने कैसे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कराया था, और
अपने पुत्रों और पुत्रियों को विभिन्न देशों में भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। फिर हमने देखा बौद्ध धर्म जो है उसके प्रचार प्रसार के साथ ही अशोक के वंश यानी कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ होते हैं, जो कि उतने इफेक्टिव नहीं रहते हैं, और पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, जो कि शुंग डायनेस्टी के राजा थे, बृहद्रथ की हत्या कर दी जाती है और मगध की गद्दी पर शुंग डायनेस्टी की स्थापना होती है। शुंग डायनेस्टी के बाद कई डायनेस्टियां आती हैं जाती हैं। उसके बाद जो है हर्षवर्धन का शासनकाल आया। हर्षवर्धन के शासनकाल से पहले गुप्ता एम्पायर के बारे में हम पढ़ा। गुप्ता एम्पायर को जो है भारत के इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे अनेक विकास के कार्य हुए हैं। कई स्कॉलर्स गुप्ता एम्पायर के समय में भारत में थे, जैसे आर्यभट्ट, कालिदास, ये सभी जो हैं, ये लोग, इनके अलावा धन्वंतरी, चरक, सभी जो है गुप्ता डायनेस्टी के समय ही भारत में थे, और इन्होंने कई रचनाएं की, कई महत्वपूर्ण रचनाएं की, जो आज भी काफी लोकप्रिय हैं। गुप्ता डायनेस्टी के बाद हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद में देखा हमने कि जब वर्धन वंश जो है उसकी जो है समाप्ति कर दी गई थी पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में हमने देखा था कि कैसे नई नई रचनाएं कवियों द्वारा की गई, विकास हुए भारत में। और उसके बाद जो है आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा, जो कि लगभग हमने एक है 24 एडी के बारे में हम पहुंच चुके हैं, यानी कि 10वीं शताब्दी के बारे में हमने आज पढ़ लिया। और इसमें हमने देखा कैसे ट्राई पार्टी स्ट्रगल, त्रिपक्षीय संघर्ष में गुज्जर प्रतिहार, पल्लव और राष्ट्रकूट तीनों आपस में भिड़ते हैं, लड़ते हैं, और कन्नौज पे अपनी महानता दिखाते हैं। और इसके बाद जो है, अब यहाँ हमारा हो गया एंशियंट हिस्ट्री खत्म। अब इसके बाद हम देखेंगे मिडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे कैसे भारत में जो है मुस्लिम इन्वेशन शुरू हुए थे। भारत जो है वो अब तक जो है हिंदुइज्म या हिंदुत्व की प्रधानता वाला राज था, लेकिन अब जो हम इसके आगे देखेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ से धीरे धीरे जो है भारत में मुस्लिम आक्रमक जो है वो आने शुरू हो जाते हैं, और किस प्रकार से भारत में मुगल शासन स्थापित होता है। और उसके बाद जो है हमने, जब मिडिवल खत्म होगा तो फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हिस्ट्री में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और इस लेक्चर में हमने जो भी जानकारी दी है वो सब आपको पसंद आए होंगे। अगर आपने हमारे पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। हमने जो है एंशियंट हिस्ट्री के हर टॉपिक को काफ़ी डिटेल में उसमें कवर किया है। अगर आप ये सारे लेक्चर देख लेते हैं तो ये गारंटीड आपको वो बताई जाती है कि आपका एंशियंट हिस्ट्री से एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर इस वीडियो की जो है आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो ये है। इसके साथ ही हमारा जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम एबी स्टडीज। थैंक यू।